हेलो। चलिए, स्क्रीन और वीडियो दोनों क्लियर है सभी को। हेलो, स्क्रीन क्लियर है जी सभी को। हाँ, यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्यामिति निर्देशांक, आज की स्क्रीन को पूरा प्लेन व्हाइट बोर्ड नहीं लिए हैं। थोड़ा सा एक्सिस वगैरह बनाने में हमको सुविधा होगा करके। तो ये जो हमारा पूर्णांक संख्याएं का जो हम अक्ष बनाते हैं, ये यहाँ से जैसे हम इसको 0, 1, 2, 3 इस प्रकार आगे बढ़े, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा -1, -2, -3, और उसी में एक और पूर्णांक संख्याओं की जो रेखा होती है उसको इस प्रकार लंबवत, यदि इसको हम क्या करा दें, प्रतिच्छेद करा दें। ध्यान देंगे, लंबवत कराना है। तो ये जो समतल को 4 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो इसकी जो धनात्मक दिशा होगी उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसकी ऋणात्मक दिशा को एक्स डैश, और ये ऊपर की ओर वाई अक्ष हो जाएगा 1, 2, 3 इस फॉर्म में, और इधर -1, -2, -3, क्योंकि हमारी जो पूर्णांक संख्या है 0, 1, 2, 3 राइट की ओर आगे बढ़ेगा, और 0, -1, -2, -3 इधर लेफ्ट की ओर घटते जाएगा वैल्यू। तो उसको परपेंडिकुलर करके यदि इस अक्ष से फिर से एक और पूर्णांक संख्या को प्रतिच्छेद करा दें, तो हमको इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्राप्त होता है। तो दोनों धनात्मक दिशाओं में आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष दाईं ओर धनात्मक होता है, वाई अक्ष ऊपर की ओर धनात्मक होता है। तो इस प्रकार हमको समतल को 4 बराबर भागों में बांटता है जब ये प्रतिच्छेद करते हैं दोनों संख्याएं, और ये 4 बराबर भागों में बांटता है, जिसको हम पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश कहते हैं। इसमें हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे थ्योरी को, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी चीजों से परिचित हैं। थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो पहले चतुर्थांश में चूंकि एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा और वाई अक्ष के धनात्मक दिशा दोनों मिलकर इस पहले चतुर्थांश को बनाते हैं, तो इसमें एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमको मिलेंगे। ध्यान देंगे, ज्यामितीय निर्देशांक, किसी बिंदु को निर्देश करने वाला जो ज्यामिति है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है या ज्यामितीय निर्देशांक कहलाता है। पहला जो बिंदु होगा इसका, ध्यान देंगे, हमको इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म एक ऐसा युग्म जो क्रम से बना हुआ हो। ध्यान दें, और इसमें जो पहला वाला वैल्यू होगा हमेशा एक्स अक्ष के वैल्यू को प्रदर्शित करेगा, और वाई वाला जो दूसरा वैल्यू है वो वाई अक्ष के वैल्यू को प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ हम एक्स अक्ष की जो वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं भुज, और वाई अक्ष की जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे कोटि, इस प्रकार। तो यदि दोनों वैल्यू धनात्मक है मतलब वो पहले चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश में आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष की ओर कौन सी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये -x, और y ऊपर की ओर को कवर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये धन y। इस प्रकार तीसरा निर्देशांक में आप देख पा रहे हैं एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा और y अक्ष का भी ऋणात्मक दिशा दोनों नेगेटिव है, इसलिए -x -y हो जाएगा ये। और लास्ट में जो चौथा चतुर्थांश है आप देख पा रहे हैं एक्स का धनात्मक दिशा है तो ये धन एक्स, और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा को मिलाकर आपका चौथा चतुर्थांश बनता है। तो इस स्थिति में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार समतल को ये 4 बराबर भागों में बांटता है, समतल, प्लेन, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आप जो भी ले लो। तो इस प्रकार जब ये संख्याएं को हम दो लंबवत दिशाओं में प्रतिच्छेद कराते हैं, वो भी कहाँ पर, मूल बिंदु पर। ध्यान दें, मूल बिंदु मतलब 0 पर। 0 को 0 से जब हम यहाँ पे प्रतिच्छेद कराते हैं तो यहाँ का जो निर्देशांक बनता है वो आपका 0, 0 बनता है। तो इस प्रकार मूल बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया 0, 0। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है, खाली स्थान में, सत्य असत्य में, सही जोड़ी में, जो भी जितने भी प्रकार के 1 नंबर के पॉइंट बनते हैं सभी में इस सवाल को कई बार रिपीट हुआ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये हो गया 0, 0।
तो इस प्रकार इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि पहला जो चतुर्थांश में उसमें दोनों वैल्यू धनात्मक होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा को मिलकर बनाया गया है ये। दूसरा चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक। और चौथे चतुर्थांश में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो गया चतुर्थांश की बातें। और ये मूल बिंदु ही है जो इसको चार अलग अलग निर्देशांक में डिवाइड करता है। और ध्यान देंगे, मूल बिंदु किसी भी निर्देशांक में नहीं होता हो। मूल बिंदु किसी भी निर्देशांक में नहीं होता। अब हम बात करेंगे अक्षों की, कि एक्स अक्ष में किस प्रकार के पॉइंट होंगे और वाई अक्ष में किस प्रकार के पॉइंट होंगे। तो जैसे हम किसी एक्स अक्ष की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष जो है किसी भी निर्देशांक में स्थित नहीं है। तो किसी भी निर्देशांक में स्थित नहीं है, उसमें आपको जोड़ा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है किसी का y का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तो y का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो फाइनली ये y के किस बिंदु से जाके ये प्रतिच्छेद करेगा। यदि x अक्ष को हम लेफ्ट की ओर ले जाएं, मूल बिंदु की ओर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 पे ये प्रतिच्छेद करेगा। तो इस प्रकार x अक्ष में यदि हम देखते हैं, तो x की वैल्यू तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन y की वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार x अक्ष में कोटि की वैल्यू जो है शून्य हो जाएगी। ऐसा पूछा गया सवाल है एग्जाम में। ठीक है, वो क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तब। अब जब हम y अक्ष की हम बात करते हैं, तो y अक्ष में जैसे हम कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु लेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर से x की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमको, क्योंकि ये अक्ष पे स्थित है यह बिंदु। तो फिर से इस y के वैल्यू को यदि हम मूल बिंदु की ओर लेके चलें, तो ये कहाँ पे प्रतिशत करेगा, मूल बिंदु पे प्रतिशत करेगा। और मूल बिंदु पे तो हमेशा x की वैल्यू आपको 0 मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो y का, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट लेके चले तो 0 4 हो रहा है ये। y में इसलिए लेके चला कि वो बिंदु कुछ भी हो सकता है y अक्ष पे, तो मैं जनरल टर्म लेके चला हूँ, तो ये 0 y हो जाएगा। तो इस प्रकार x अक्ष में y की वैल्यू 0 हो जाएगी और y अक्ष में x की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, x अक्ष में कोटि का मान खाली स्थान होता है, उसी प्रकार y अक्ष में भुज का मान खाली स्थान होता है। इस प्रकार यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चलिए। अब इसमें मान जाए हम किसी प्लेन में कोई दो बिंदु हम लेके चलते हैं, है ना। तो उसमें मैं डायरेक्ट फार्मूले वगैरह को बता देता हूँ कि जब हम कोई दो बिंदु लेके चलते हैं, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो सूत्र है, सपोज ए का जो निर्देशांक है वो है x1 y1 है, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। तो इस केस में जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ए बी लेके चलेंगे, उसका जो फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। ए बी, ध्यान देंगे हमेशा जब भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है दूरी, उस पॉइंट को हमेशा 1 1 लेके चलना, उसके मान को। और जहां पे खत्म हो रहा है, इंड हो रहा है, उसको आप 2 2 लेके चलना। इस प्रकार तो ये 1 1 हो जाएगा x1 y1, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, सूत्र, आसानी से आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा ध्यान देंगे जब भी इसकी वैल्यू आती है, तो लास्ट में आप यहाँ पे हमेशा इकाई लिखेंगे, क्योंकि बिंदुओं का किसी प्रकार का सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में आप उसको मेजर नहीं कर सकते बिंदु को, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं है, मापक नहीं है उसका। तो जब हम दूरी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तो मिलेगा ही हमको सेंटीमीटर में किलोमीटर में, लेकिन वो क्या है हमको नहीं पता। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा हम इकाई लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिंदु नहीं बता पा रहा है कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है। लेकिन जब आप दूरी फाइनली निकाल लोगे इस सूत्र से, तो उस दूरी का कोई ना कोई तो मात्रक होगा ही ना, सेंटीमीटर में किलोमीटर में मीटर में जैसा भी। तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। और एक प्रश्न हर साल दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पूछा गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं सरल रेखा के कॉन्सेप्ट पे। सरल रेखा के कॉन्सेप्ट पे, एक मिनट, इसको नीचे ही कर देते हैं थोड़ा सा।
तो थोड़ा सा सरल रेखा कॉन्सेप्ट इसमें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान जाए यहाँ पे हमारा कोई सरल रेखा, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ के आए हैं इस प्रकार। एक अक्ष के धनात्मक दिशा में सपोज कोई कोण थीटा बनाता है, इस रेखा को मैं ले लेता हूँ एल, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो प्रवणता क्या होता है किसी भी सरल रेखा की, जो प्रवणता है, एक अक्ष के धनात्मक दिशा में जो कोण बनाता है, उस कोण को यदि हम टेन के साथ लें, तो इस टेन थीटा को हम उस सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं, जिसको हम एम नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू एम। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जो कोई सरल रेखा कोण बनाता है, उसको यदि हम टेन के साथ लें। अब ध्यान देंगे, इसमें दो केस बनता है कि यदि यह सरल रेखा किसी एक बिंदु से होकर गुजर रहा हो, सपोज हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया P, जिसका निर्देशांक है x1 y1, और कोई भी दूसरा बिंदु आप ले सकते हो Q, जिसको ले लो आप x2 y2। तब इसका जो सरल रेखा का जो फार्मूला होगा कि यदि आपको दो बिंदु दिए गए हैं और उस बिंदुओं से होकर सरल रेखा गुजर रहा है, तो उसकी जो प्रवणता होती है वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये प्रवणता के लिए सूत्र हो गया। अब मान जाए ये जो सरल रेखा है y अक्ष के कोई अंतःखंड काटता है, ध्यान दें ये अंतःखंड हम यहाँ पे ले लेते हैं C, अंतःखंड रूप कहते हैं इसको, अंतःखंड और प्रवणता रूप। तो इस सरल रेखा का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए इसका थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, है ना, इसलिए थ्योरी को मैं ज्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ, है ना केवल फार्मूलों को एक बार हम रिपीट करते रहे हैं। तो ये दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता के लिए सूत्र हो गया। और यदि सरल रेखा का प्रवणता दिया है और y अक्ष पे काटा गया है जो अंतःखंड है, अंतःखंड का मतलब क्या है कि मूल बिंदु से y अक्ष पे जो कटान बिंदु है उसकी बीच की दूरी, चाहे x अक्ष पे कटे चाहे y अक्ष पे काटे, तो लेकिन यहाँ पे हम y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ले रहे हैं। c बराबर y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड, इस प्रकार वो c है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान देंगे हुबहू ऐसा ही दिखता रहेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा। तो उस केस में x का जो गुणांक होगा उसी को हम प्रवणता कहते हैं, और प्लस सी के फॉर्म में जो होता है वही उसका क्या होता है, अंतःखंड होता है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है। केवल इतना ही पॉइंट है आपके ज्यामितीय निर्देशांक में। यदि ये 3 से 4 पॉइंट आप जानते हैं तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, और पिछले 2018 से लेकर 24 तक के टोटल 52 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। ध्यान देंगे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ से नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। टोटल 52 PYQ हम यहाँ पे देखेंगे, कोशिश करेंगे ये जल्दी जल्दी कवर होते जाए। चलिए यहाँ तक थ्योरी में किसी कुछ पूछना है तो बताओ एक बार। ये चतुर्थांश में बिंदु कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ से हर साल पूछा गया है सवाल। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमेशा पूछा गया है सवाल। और उसके बाद यदि बड़ा प्रश्न आपका बनता है तो ये सरल रेखा से संबंधित पूछा गया है सवाल कि उसका अंतःखंड रूप में सी क्या होगा, प्रवणता क्या होगा, या दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, इस प्रकार। बस तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आगे बढ़े। Yes. ठीक, चलिए क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है कि अभी सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें। अब ईयर वाइज थोड़ा इधर इधर हो गया है, इन सबको क्रॉप करके बढ़िया से सेट करने में, तो ये सारे क्वेश्चन ही पूछे गए सवाल है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिख रहा है पहले आपको स्क्रीन पे, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,3 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। सत्य या असत्य पे पूछा गया सवाल है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,3 है, ध्यान दें 0,3, यहाँ पे x की वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ पे स्थित होगा, जाहिर सी बात Y. है y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये जो कथन है ये कथन आपका सत्य है। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें।
नहीं। नहीं होना चाहिए। ठीक। अब दूसरा ही प्रश्न इसमें देखिए, बिंदु ऋण 3 2 और ऋण 7 5 के बीच की दूरी। तो अभी हमने बीच की दूरी के लिए फार्मूला देखा था। सपोज पहले बिंदु को हमने ए ले लिया, दूसरे को बी। तो इसके लिए जो सूत्र है वो सूत्र है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये ऐसा। तो दो पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट ए को हम ले लेते हैं -3 2 जो कि x1 y1 हो जाएगा, और बी हम ले लेते हैं -7 5 को। केवल फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है और कुछ नहीं। x2 हमेशा बी वाला वैल्यू x2 होगा। तो पहला ऋण 7 है, ऋण 7 ऋण x1 कितना है -3। ऑलरेडी फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा +3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है कितनी 5 माइनस y1 की वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना है। ऋण 7 धन 3 कितना हो जाएगा, ऋण 4 का वर्ग और यहाँ पे 3 का वर्ग। फिर आप देख पा रहे हैं 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और ये इकाई 5 इकाई। देखिए वर्गमूल की वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, तो सर हम +5 ही क्यों लिए, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव नहीं होता। इसलिए इसकी वैल्यू हम सीधा धनात्मक लेके चलते हैं। ±5 इकाई ऐसा नहीं लिखना। समझ में आ गया ये सवाल। यस सर। तो 2 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है ये। तो अभी पिछला जो एग्जाम में आया था वो भी आपके में 5 इकाई ही आ रहा था। कुल मिला के यही था, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ रहा था, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इकाई। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 जीरो हैं तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। 4 जीरो, असत्य। ये इसका जो हल है ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। सभी को समझना है इस बात को। देखिए यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 0 दिया गया है। तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, हमेशा x अक्ष पे होता है, और कहता है कि ये y अक्ष पर स्थित है। तो ये जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सरल रेखा y इक्वल टू -7x + 6 की ढाल होगी। अभी हमने अंत में अंतिम जो कॉन्सेप्ट था y इक्वल टू mx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। y इक्वल टू mx + c इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप देख पा रहे हैं यदि दिया गया सरल रेखा हुबहू ऐसा ही है y इक्वल टू mx + c जैसा, तो x का जो गुणांक होता है उसी को हम सरल रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। ध्यान दें, मैं एक और नाम बताना भूल गया था, इसी को ढाल कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, और इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप x का गुणांक कितना है, यहाँ पे ऋण 7 है। तो इस सरल रेखा की जो ढाल हो जाएगी वो ऋण 7 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू -7x + 6। तो x का गुणांक m, यहाँ पे x का गुणांक -7। तो कितना आसान से सवाल पूछा गया है। देखिए ढाल क्या होगी ऋण 7, x के गुणांक को बस देखना है। और यदि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा प्रश्न, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगला सवाल है, फिर से सत्य असत्य लिखना है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 2 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। ऑलरेडी x की असत्य। वैल्यू 0 है ना। ऑलरेडी x की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो कहां पर स्थित है ये बताओ। y अक्ष। गुड, ये y अक्ष पर स्थित है। देखो इसमें जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, ये पूरा सेशन अटेंड कर लिए मतलब आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अलग से आपको बुक में फिर से झांकने की आवश्यकता नहीं है। फिर से अगला क्वेश्चन आते हैं, y इक्वल टू -4/5x + 3/5 की ढाल होगी। ढाल लिख दिया है इसमें क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये ढाल है ना। तो फिर से इसको आप तुलना कर दो, -4/5x + 3/5, और ये आप देखो mx + c y इक्वल टू। यहाँ पे देखिए x का गुणांक फिर से ऋण 4/5, ऋण 4/5। इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स, ऋण 4/5। ठीक है, जितने लोग भी ज्वाइन है किए हैं आसान लग रहा है। यस सर। चलो
अगला क्वेश्चन, सरल रेखा y इक्वल टू 5x+3 की ढाल होगी, बताइए इसकी ढाल कितनी है? 5 5 x का जो गुणांक है वही सरल रेखा की ढाल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो ब वाला ऑप्शन है वहां पे आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब। अगला आ जाते हैं फिर से, दो बिंदुओं की बीच की दूरी पूछा है। देखिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फिर से एक बार फार्मूला हम रिपीट करते हैं। x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। जो शुरुआत करेगा उसी पॉइंट को आपको x1 y1 लेना है। तो यहाँ पे x1 कितना है? 3 है, y1 है ऋण 5, x2 कितना है? 6 है, और y2 है ऋण 4। तो x2 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट से। तो x2 है आपका 6 ऋण x1 दिया है आपको 3, और इसका वर्ग करना है धन। देखिए सूत्र में केवल मान रखना आपको आना चाहिए। अगला है y2 की वैल्यू है -4, माइनस y1 की वैल्यू है -5। तो ये माइनस और फार्मूला ऑलरेडी माइनस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा +5 और इसका स्क्वायर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर धन -4 + 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और वर्गमूल में 3 तिया 9, और ये आपका 1। तो 9 और 1 10। तो ये देखिए 10 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो वर्गमूल 10 इकाई ही रखो आप, ये इस प्रकार। अच्छा, एक चीज आप और एग्जाम में आप मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन में हम बहुत ही सिंपल सा मान निकाल लेते हैं। जैसे वर्गमूल 25 आया तो 5 इकाई लिख दिया हमने। तो कोई भी संख्या आएगा उसका वर्गमूल ऐसा आसान से आएगा, ऐसा करने के लिए मत खोजते रहना। यदि वर्गमूल उसका नहीं निकल पाता है तो सीधा वैसे ही लिख देना है आपको। तो इसके क्वेश्चन के लिए आपको मिल गया वर्गमूल 10 इकाई। अगला जो पॉइंट है हमारा, बिंदु 0 0 तथा 4 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये सवाल तो अभी आपके हाफ ईयरली में भी पूछा गया है। तो मूल 0 0 की जगह में मूल बिंदु बोल देता है ना, हमेशा ध्यान देना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदु तो होना ही चाहिए। जिसमें से एक बिंदु दे देता है, दूसरे बिंदु को मूल बिंदु बोल देता है, तो आपको उसको 0 0 ऑटोमेटिक कंसीडर करके चलना है। तो पहला बिंदु ए 0 0, दूसरा बिंदु 4 3 जो कि बी है। तो इसका जब हम फार्मूला बनाएंगे, है ना, तो यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं, अलग से इसको नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दें राइट साइड में। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9। तो 16 और 9 25, और फिर से आपको मिल जाएगा 5 इकाई। ये आपके हाफ ईयरली में पूछा गया सवाल। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अब आ जाते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पे पूछे गए सवाल। यहाँ पे देखिए पूछा गया है रेखा 4x माइनस वाई प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0 की प्रवणता बताना है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड भी ज्ञात करना है आपको, है ना। तो पहले तो इसको हमको y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में कन्वर्ट करना है, पहला काम ध्यान देंगे। यदि डायरेक्ट ऐसा दे देता है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, और नहीं देता है तो आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो x और कांस्टेंट टर्म राइट तरफ होता है, तो पूरे वैल्यू को दाईं ओर ले जाओ। क्या हो जाएगा ये? -4x जो धन x से पक्षांतर करने पे, और धन 5 है वो ऋण 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख पा रहे हैं कि y धनात्मक है, तो हम क्या करेंगे? ऋण का दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे। तो ऋण का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन y, इधर भी धन 4x और इधर भी धन 5, क्योंकि ऋण का गुणा करने पे चिन्हों को बदल देता है। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही आएगा, x का जो गुणांक होता है उसी को हम प्रवणता कहते हैं। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान दें, x का गुणांक। फिर भी यदि आप लोगों को कभी डाउट हो
तो मैं लिख देता हूँ x का गुणांक m ही प्रवणता होता है, और जो अचर पद होता है वही अंतःखंड होता है, जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तब। बताइए सरल रेखा की प्रवणता क्या होगी इसमें? 4। m बराबर 4, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड पूछा है, मतलब c पूछा है। c कितना है? 5। 5। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वहां, इसमें केवल प्रवणता पूछा है ना, तो m इक्वल टू 4 लिख देंगे, है ना, सब चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें अंतःखंड पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन से दोनों हमारा हल हो जाए, इसी उद्देश्य से इस थ्योरी को मैं बताया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है 7x माइनस 2y माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 0। फिर से इसमें सरल रेखा की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सारे टर्म को राइट और पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा -7x और प्लस 15। क्योंकि y का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए, इसका जो व्यापक रूप है उसमें, तो ऋण 2 को इधर क्रिया गुणा कर दो दाईं ओर, तो यहाँ आके -7x बटे में -2 हो जाएगा, और इधर आके 15 बटे में फिर से -2 हो जाएगा। ऋण ऋण गुणा होके ये आपका 7/2x, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा होकर ऋण 15/2 हो जाएगा y इक्वल टू। बताइए ये कैलकुलेशन समझ आया सभी को? यहाँ पे जो सरल रेखा की प्रवणता है वो है आपका 7/2, m इक्वल टू 7/2, और c आपको दिया है ऋण 15/2। ध्यान देना है आपको, केवल ऋण की वजह से आप एक नंबर खो सकते हो, आपको चिन्ह सहित चलना है। c यदि धनात्मक है तो धन लिखना है, ऋण के साथ दिया है तो आपको ऋण लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रवणता 7/2 और अंतःखंड ऋण 15/2। अब अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। एक रेखा जो है बिंदु 8, 5 और 10, 6 से होकर जाती है, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं आज के सेशन में। तो जब कोई सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो उसके लिए जो प्रवणता का सूत्र है, प्रवणता m कितना है बताइए? y2 minus y1 upon 2 minus 6। फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए सभी टाइप के फार्मूले आपको दिमाग में रखना है। यदि कोई सरल रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तब उसके लिए प्रवणता का फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। केवल मान रखना है आपको। तो पहले वाले बिंदु को हम x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1, और दूसरे बिंदु को हम x2 y2 ले लेते हैं, जो हमेशा लेते आए हैं वैसे। तो y2 की वैल्यू है 6, तो 6 ऋण y1 की वैल्यू है 5 बटे में x2 माइनस x1 की वैल्यू है 10 ऋण x1 की वैल्यू है 8। तो 6 में 5 घटा दो, ये हो गया 1, और 8 में 2 घटा दो, ये हो गया 2। ये मिल गया आपको प्रवणता। केवल इतना करना है, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया सवाल। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, फिर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आ गया एक प्रश्न कि बिंदु 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। अगला जो मूल बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 0, और अगला बिंदु हो जाएगा आपका 6, 8 जो दिया गया है। तो जब भी मूल बिंदु दिया रहता है तो जो बिंदु दिया है उसी को वर्ग करके जोड़ना रहता है ना? वही होता है ना, 6 में 0 घटाओगे तो 6 ही आएगा, 8 में 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा। फाइनली उसका वर्ग करना है, तो वर्गमूल करके 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा? 6 छिक्का 36, 8 अट्ठे 64, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। क्योंकि दूरी है इसलिए हम लिख देंगे इकाई। ये इस क्वेश्चन के लिए ऐसा, और होमवर्क नहीं रह गया है ना, मैं सॉल्व करा दिया। तो
मिटा देता हूँ, आप लोग करना इसको फिर से। ये फार्मूले के रिवीजन के लिए ही है ये सब चीजें बार बार। अब अगला सवाल हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। उस सरल रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 3 0 से होकर जाती है। ध्यान दें, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 3 0 से होकर जाती है। ये 4 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है, 4 नंबर के लिए। तो सबसे पहले देखो, प्रवणता दिया है मतलब इसका प्रवणता रूप हमको तो लिखना ही पड़ेगा। हमको एक हिंट दे रहा है कि आपको सरल रेखा का जो प्रवणता फॉर्म है उसको आप लेकर चलें, क्योंकि सरल रेखा का प्रवणता तथा अंतःखंड रूप y = mx + c होता है। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्योंकि m की वैल्यू हमको दी गई है ऑलरेडी 5/3, तो समीकरण 1 में रखेंगे तब 1 से 1 मिनट है ना, एक काम करते हैं, जो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है उसको ब्लैंक कर देते हैं, नॉन। 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y = 5/3x धन c। ये मिल गया, इसको ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। क्योंकि यह रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है और वो बिंदु क्या है, 3 0 से होकर गुजरती है। ध्यान दें, तो जब कोई सरल रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है, इसका मतलब यह है, जैसे हमने एक सरल रेखा लिया यहाँ पे, और इस सरल रेखा में एक बिंदु है P, या फिर कहें इस बिंदु से होकर ये सरल रेखा गुजर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये बिंदु इस सरल रेखा में उपस्थित है। उपस्थित है मतलब इसके समीकरण को क्या करेगा, ये हमेशा संतुष्ट करेगा। ये बात समझ में आई सभी को? ये जो सरल रेखा है जिस बिंदु से होकर गुजर रही है, वो बिंदु उस सरल रेखा को जाहिर सी बात है संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब इस बिंदु का मान यदि हम इस सरल रेखा में रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए या बराबर आएगा। जो भी बिंदु जिस सरल रेखा में उपस्थित होता है उस सरल रेखा को हर बार क्या करता है, वो होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, ऐसा जो भी कहो आप। बताइए, ये वाली पॉइंट समझ में आया कि नहीं सभी को? हेलो, यस सर, यस सर। ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देंगे और y की वैल्यू 0 रख देंगे। तो y की वैल्यू हम रख देंगे लेफ्ट साइड में 0, तब 2 को संतुष्ट करेगी, ऐसा लिखो। अतः y की वैल्यू हम 0 रख दिए, 5/3 इंटू x की वैल्यू कितना रखना है अपने को, 3 रखना है, प्लस c। फाइनली ये जो कंडीशन है, जो सरल रेखा बिंदु 3 0 से होकर गुजरती है, वो आपको अंतःखंड ज्ञात करने का एक तरीका देगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि आप c ज्ञात करें और c का मान रखते ही आपको सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा, ऐसा। तो कैलकुलेशन में आप देख पा रहे हैं ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 5 + c, और यहाँ से हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 को पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा ऋण 5। ये अब c के इस मान को 2 में रख देते हैं, 2 से y = 5/3x और c की वैल्यू -5। चाहे तो आप इतने में ही खत्म कर सकते हैं, या चाहे तो 3 का त्रियक गुणा करके भी हल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है ये। तो पहले तो ये हो जाएगा 5x माइनस हर समान करने के लिए गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 पूरे के बटे में 3, और ये हो जाएगा आपका y। फिर त्रियक गुणा करो तो ये हो जाएगा 3y = 5x -15। क्या कर सकते हैं, 5x - 3y कर दो और -15 को इधर ले आओ, 15।
तो चीजों को आसान करने के लिए ऐसा कर दिया मैं, एक्स और वाई को एक तरफ रख लिए और ऋण 15 को इधर लेफ्ट में पक्षांतर किए, तो ये धन 15 हो गया। तो ये आपका सरल रेखा का समीकरण मिल गया, 5x ऋण 3y बराबर 15। देखिए इसमें घबराना नहीं है, इसी को हम 5x माइनस 3y इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं, दोनों का वही मतलब है। बताइए समझ में आया क्या क्या किए? चूंकि अंतःखंड दिया है तो सरल रेखा का हम अंतःखंड रूप लेके चले और अंतःखंड की वैल्यू हम रख दिया 5/3। अब चूंकि ये सरल रेखा बिंदु 3 0 से होकर गुजरती है मतलब उस सरल रेखा में वो उपस्थित है, वो सरल रेखा, तो वो बिंदु, तो क्या करेगा, उसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो हम x की जगह 3 रख दिए, y की जगह 0 रख दिए, तो दोनों पक्ष हम बराबर लेके चलेंगे क्योंकि ये बिंदु ऑलरेडी उस सरल रेखा पे प्रेजेंट है। तो इसकी मदद से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू जैसे ही मिलेगी हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और ये हमको सरल रेखा मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ये 4 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए एक सत्य असत्य में पूछा गया सवाल है। मूल बिंदु से बिंदु ऋण 5 0 के बीच की दूरी जो 5 इकाई होती है, मतलब आपको 0 0 से ऋण 5 0 की दूरी ज्ञात करना है। यदि वो दूरी 5 इकाई आ जाता है तो आपको सत्य लिखना है, नहीं आता है तो असत्य लिखना है, और ये 5 इकाई ही आएगा। देख लेंगे, ये आपका 0 0 से ऋण 5 0 की दूरी ज्ञात करना है। तो ऋण 5 में 0 घटाओगे तो ऋण 5 के स्क्वायर करोगे तो 25, और ये वर्गमूल में धन 0 में 0 घटाओगे तो 0, और ऋण 25 का वर्गमूल फिर से आपको 5 मिल जाएगा। इस प्रकार ये 5 इकाई, तो ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। अगला, सरल रेखा 5x धन 6y ऋण 7 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम हल किए हैं अभी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। x का जो गुणांक होगा वो प्रवणता होगा और प्लस सी के फॉर्म में जो मिल जाएगा आपको वही y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा। क्लियर? इसको होमवर्क कर दें। चलिए होमवर्क में रख दिए हैं उसको, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आ जाता है एक चतुर्थांश का क्वेश्चन। चतुर्थांश के ढेर सारे क्वेश्चन है, सारे लेकिन नीचे नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? x की वैल्यू ऋणात्मक है, y की वैल्यू धनात्मक है। बताओ कौन सी चतुर्थांश में स्थित है ये? द्वितीय। बाकी लोग श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, है ना। हमेशा तुरंत आप ऐसा कर लिया करो, कभी भी कंफ्यूजन होता है। x अक्ष दाईं ओर धनात्मक होता है, y अक्ष ऊपर की ओर धनात्मक होता है। तो x ऋणात्मक लिया है, y धनात्मक लिया है, तो x ऋणात्मक लग लो लेफ्ट की ओर और y धनात्मक ले लो ऊपर ओर। तो कौन सा चतुर्थांश कवर किया ये दूसरा चतुर्थांश कवर किया। ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा 3x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए सरल रेखा के फॉर्मेट को बदल दिया है, पूछा वही है, प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही साल पूछा गया है अलग अलग सेट में। तो ये भी आप होमवर्क के रूप में रखो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं P और Q से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहां से तो पहला बिंदु को हम ले लेते हैं x1 y1, दूसरा बिंदु को हम ले लेते हैं x2 y2। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। फार्मूले में मान रखो, y2 की वैल्यू है 10 ऋण y1 की वैल्यू है 2 बटे में x2 की वैल्यू है 5 ऋण x1 की वैल्यू है 1। तो 10 में 2 घटा दिए 8, 5 में 1 घटा दिए 4, और ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये हमको 2 मिल गया इस सरल रेखा की प्रवणता जो दो बिंदुओं P और Q से होकर गुजरती है। ठीक है, फार्मूला रिपीट हो गया फिर से। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु ऋण 1 ऋण 2 किस चतुर्थांश पर होगा?
दोनों ऋणात्मक है। तृतीय चतुर्थांश। ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे आपको, तीसरे चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल अभी जो हमने हल किया, अब ये दूसरे सेट में पूछा गया सवाल है, प्रवणता और बिंदु की वैल्यू को बदल दिया है। यहाँ देखिए क्या कहता है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा सरल रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। देखिए हमारा सरल रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 10/3x धन c हो जाएगा। क्या बताओ मुझे एक बार, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, है ना। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका पहला जो हमने हल किया है वैसे ही हल करेंगे। y इक्वल टू 10/3x धन c, ये समझ आया सरल रेखा का समीकरण कैसे होगा। प्रवणता दे दिया है 10/3, हमने m की जगह 10/3 रख दिया प्लस c। अब यह रेखा बिंदु कहां से होकर गुजरती है, 0,5 से। यदि कंफ्यूज हो रहा है तो y इक्वल टू मान लेते हैं कि सरल रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c है। अब चूंकि m की वैल्यू हमको दिया है 10/3, मान रख दिए। अब इसको हम समीकरण एक ले लेते हैं, y इक्वल टू 10/3x धन c। जैसे ही हमको c की वैल्यू मिल जाती है, सरल रेखा का समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए क्या दिया है, c का मान ज्ञात करने के लिए कि यह बिंदु 0,5 से होकर गुजरती है। तो इसको क्या करेगा, फिर से संतुष्ट करेगा। अब ध्यान दो, अब की बार x को 0 किया है, y की वैल्यू है हमारा कितना, 5। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x के लिए होता है, दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो y के लिए होता है। मैं आपको क्रमित युग में बताया हूँ, क्रम से, पहला वाला वैल्यू x का, दूसरा वाला वैल्यू y का। तो y की वैल्यू हमने 5 रख दिया, 10/3 गुणित x की वैल्यू हम रख देंगे 0 धन c। 10/3 में 0 करेंगे तो 0 गुणा करने पे 0, तो यहाँ से हमको c बराबर कितना मिल गया, 5। तो यहाँ से देखो सरल रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 10/3x धन 5। अब इतना भी कर देंगे और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब भी आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके हल करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में किया हूं इसको। यस सर। ओके, अब कुछ और सिंपल क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सत्य असत्य लिखिए। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। सत्य या असत्य बताइए। सत्य है। x निर्देशांक 0 होता है, तो ये कथन जो है सत्य है। अगला, सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 में रेखा की ढाल होगी। ढाल ज्ञात करना है, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। देखिए ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, कितना रिपीट हो गया, ये शायद चौथा या पांचवा नंबर का सवाल होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुबहू। तो आपको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में पहले कन्वर्ट करना है। तो 6y को पहले रखो क्योंकि y लेफ्ट में होना चाहिए, और 5x को दाईं ओर ले जाओ तो ये ऋण 5x धन 7। ध्यान देना, c जो टर्म है उसको हम हमेशा लास्ट में रखते हैं। अब y का जो गुणांक 6 दिख रहा है इसको यहाँ से हटाना है हमको, तो तिर्यक गुणा कर दो, तो ऋण 5x धन 7। इधर गुणा में है तो तिर्यक गुणा करने पे इधर बटे में आ जाएगा ये। अब हर अलग अलग कर दो, तो ऋण 5/6x धन 7/6 y बराबर। बताइए सरल रेखा की ढाल कितनी है यहाँ पे, -5/6। तो ढाल मिल जाएगा आपको ऋण 5/6, जो x का गुणांक है ना। जो x के गुणांक में मिलेगा आपको, x के साथ जो गुणा के रूप में रहेगा वही इस सरल रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ये इसके लिए हल हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक x1 y होते हैं, सत्य या असत्य। असत्य। ये कथन जो है फाल्स है, असत्य है। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक जो है 0 0 होते हैं, ठीक है।
देखो ऐसा सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया है। अब आगे आ जाते हैं। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि खाली स्थान होती है। पहले तो एक अक्ष पे जो होता है, हाँ बोलो, आवाज ब्रेक हो रही है। कैसा दिखाई देता है एक्स अक्ष पे रहने वाला बिंदु? वो एक्स जीरो टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि वाई अक्ष का निर्देशांक हमेशा जीरो होता है एक्स अक्ष पे। और कोटि किसको कहते हैं हम? वाई अक्ष की वैल्यू को कोटि कहते हैं, कोटि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसी में, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक शून्य होता है, सत्य है या असत्य? ये बोल पूछा गया है। बताइए क्या है ये? सत्य। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु कैसा दिखता है? जीरो वाई टाइप का दिखता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर स्थित एक्स निर्देशांक, इसी को एक्स निर्देशांक की जगह में क्या पूछ सकता था? भुज पूछ सकता था। तो ये जीरो हो गया, या इसी को हम कहेंगे एक्स निर्देशांक। जिन भी तरीका से क्वेश्चन को पूछ सकता है संभावनाएं, उन सभी संभावनाओं को हमको डिस्कस करना है। तो ये कथन क्या है आपका? बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। एक रेखा बिंदु ऋण 7, 9 और 5, 3 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए ये शायद चौथा बार हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब चीजों को हम शॉर्टकट करेंगे, है ना, एकदम ज्यादा लंबा लेके नहीं चलेंगे। ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो y2 की वैल्यू है 3 ऋण y1 की वैल्यू है 9 बटे x2 की वैल्यू है 5 ऋण x1 की वैल्यू ऋण 7। तो ऋण ऋण ये आपका धन 7 हो जाएगा। तो देखिए 3 में ऋण 9 गया, ये हो गया ऋण 6, 7 5 12, डिवाइड कर देंगे तो ऋण 1/2, 6 एकम 6 दूनी। तो ऋण 1/2 इस सरल रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ये इसका हल है, ये इसका हल था। क्लियर है जी सभी को? अगला क्वेश्चन, बिंदु ऋण 5 ऋण 2 के निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होंगे। दोनों ऋणात्मक है। कहाँ पे होंगे? तृतीय, तीसरा तीसरा। तीसरा चतुर्थांश। बहुत बढ़िया। आगे देखो, यदि किसी बिंदु को निर्देशांक ऋण 4 0 है, तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगी। चलो बताओ कहाँ पे स्थित होगी? द्वितीय। एक्स अक्ष एक कक्षा पर माइनस ये एक चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, है ना, ये अक्ष पे स्थित होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 दिया है, मतलब कहाँ पे स्थित होगा? हमेशा ये एक्स अक्ष पे स्थित होगा, जो कि ऋणात्मक दिशा में। ये एक्स अक्ष पे स्थित होगा। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। अब एक बिंदु एक रेखा बिंदु 3 7 6 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये बहुत हो गया, ये सवाल हम होमवर्क में रख देते हैं, अभी जस्ट हल किए हैं। tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कितने लोग ज्वाइन किए हैं आज? देखो तो टोटल 15। 13 कहो, 2 लोग तो मैं ही हो जाता हूँ, एक मैं, और जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो एक और जुड़ जाता है। तो 13 जितने लोग ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करके सो थोड़ी रहे। नहीं सो रहे हैं सर। नहीं, बाकी लोग और कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, 3 ही 4 लोग बोल रहे हैं। आप लोग शेष नारायण, वर्षा और पुखराज, और बीच में शायद लता की आवाज आई थी, ऐसा लगा। तो ये होमवर्क में मैं कर दिया, केवल मान रखना है। अगला देखो, चतुर्थांश से सवाल फिर है। ऋण 5 ऋण 2 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा। देखो ये कितने बार आ गया सवाल, ये शायद चौथा बार है। तृतीय चतुर्थ तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, दोनों ऋणात्मक है। अगला ऋण 2 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? एक्स ऋणात्मक y धनात्मक। द्वितीय। चलिए और भी बच्चे जो जुड़े हैं वो भी रिस्पॉन्स करें। ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। मूल बिंदु से 5 1 के बीच की दूरी, मूल बिंदु से 5 1 की दूरी, देखिए ये दूरी थोड़ा सा
2 क्वेश्चन हम आगे हल किए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसी से। तो फिर से एक बार फार्मूला हम रिपीट कर देते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले से बनेगा, आपको केवल मान रखना है ना। तो मूल बिंदु को चाहो तो आप ले लो 0 0, मतलब पहला बिंदु ले लो, और दूसरा बिंदु इसको आप ले लो x2 y2, और ये हो जाएगा x1 y1। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x1 की वैल्यू 0, क्योंकि वो मूल बिंदु है, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 0, क्योंकि वो मूल बिंदु है। आगे हल करेंगे, 5 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 धन 1 26, तो ये वर्गमूल 26 इकाई। तो वर्गमूल 26 इकाई ही रखना, इसको उसको वर्गमूल निकालने मत चलना, है ना, भाग विधि से, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। वो केवल ये जानना चाहता है कि आप दूरी सूत्र फार्मूला जानते हैं कि नहीं, है ना। यहाँ तक आप कर लेते हो, वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, जैसे वर्गमूल 100 आ जाता तो जाहिर सी बात है आप 10 इकाई लिखते, है ना। अब आगे देखिए, मूल बिंदु से बिंदु 4 3 के बीच की दूरी देखिए कितने बार आ गया ये सवाल, 3 बार तो सवाल ऐसे ही आ गया। ये कितना आ रहा था उत्तर इसका, 5 इकाई। अब तो याद हो जाना चाहिए। ये हम इसको रखते हैं होमवर्क में फिर से। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 1 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, बताएं। और बाकी लोग भी बोले, तो जो लोग ज्वाइन किए हैं बोले। चौथा चतुर्थांश, क्योंकि y ऋणात्मक है मतलब नीचे की ओर हो जाएगा, और x धनात्मक है मतलब दाईं ओर हो जाएगा, तो ये आपका चौथा चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा। तो चौथा चतुर्थांश कहाँ है, नंबर 10। ये देखिए, ऋण 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, लगता है तीसरा चतुर्थांश क्वेश्चन बनाने वाले का फेवरेट है ना। तो ये आपका आ जाएगा फिर से तीसरा चतुर्थांश में, जब दोनों ऋणात्मक तो हमेशा तीसरा। अब आगे आ जाते हैं फिर से। सवाल है, दो बिंदुओं 2 3 और 6 9 से जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं से फिर से देखिए, तो टेन थीटा बराबर आपको फिर से यूज करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए, मैं फार्मूला लिखने का मतलब यह है कि आपका जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो। क्वेश्चन में यहाँ पे हमेशा मार्क कर देना एक बार, कोई गलती मत हो एग्जाम में, x1 y1 और ये x2 y2 हमेशा ऐसा लिख दिया करो, एक पॉइंट। फिर उसके बाद आप वैल्यू रखा करो, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। अब y2 की वैल्यू देख लो आप, 9 है ऋण, y1 की वैल्यू है 3 बटे में, x2 की वैल्यू आप देख लो कितना है, 6 है ऋण, x1 की वैल्यू कितनी है 2। 9 में 3 गया 6, और 6 में 2 गया 4, 2 से कटेगा 2 तिया 2 दूनी, वैल्यू आ गई 3/2। तो इस सरल रेखा की जो प्रवणता होगी वो 3/2 होगी। सर हाँ, एक डाउट है सर, ऊपर में किए तब पहले वाले संख्या को आपने x2 y2 लिया, और अभी नीचे में x1 y1 लिया, मैं नहीं मतलब समझा। बड़ी वाली संख्या। हाँ, क्वेश्चन में जो पहले संख्या दिया रहेगा उसे ही x1 y1 लेना है कि बड़ी वाली को लेना है? नहीं नहीं नहीं, पहले में जो दिया रहेगा उसी को आपको x1 y1 लेके चलना है, और दूसरे को x2 y2। लेकिन आप उसको चेंज भी कर देते हो तब भी उत्तर सेम आएगा। चलो, अब तुम्हारे डाउट के हिसाब से हम बदल देते हैं इस तरीके को, है ना, देख लो एक बार। चलो ठीक है, अच्छी बात है, डाउट होने चाहिए। ये हम q ले लिए, इसको 6 9। अब इसमें हम पहले वाले को 1 1 लिए थे x1 y1, दूसरे वाले को 2 2 लिए थे, तब उल्टा कर देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको x2 y2 ले लेते हैं, और इसको x1 y1 ले लेते हैं, है ना। तो हमारा जो फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फार्मूला तो बदलेगा नहीं। अब y2 आप किसको लेकर चल रहे हो, 3 को, चलो ले लेते हैं 3, माइनस y1 किसको लेके चले आप, 9 को, चलो ले लो, अपॉन में x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 2 ऋण, x1 की वैल्यू है 6। अब देख लो आप, 3 में ऋण 9 जाएगा तो ये बचेगा ऋण 6, और 2 में ऋण 6 घटाओगे तो ये बचेगा ऋण 4। देखिए, ऋण ऋण कट के कितना हो जाएगा, धन, और फाइनली 2 तिया 2 दूनी करोगे तो आपको 3/2, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 लेके चल सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए हम ये बताते हैं कि शुरुआत आपका जहां से हो रहा है उसको आप 1 मान लो, और जहां पे खत्म हो रहा है उसको आप 2 2 लो। सुविधा के लिए हम बताते हैं इसको।
ठीक है, किसी को भी मान सकते हो। क्लियर है? आपका आंसर गलत तभी आएगा यदि आप जिसको आप x1 माने हो उसको आप y1 की वैल्यू रख दिए, y2 माने हो वहां पे x2 की वैल्यू रख दिए, उसी केस में गलत आएगा। x1 y1 x2 y2 मानने से कोई गलत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? चलिए अभी तक जो नहीं बोल रहे थे वो लोग बोले एक बार, कौन सी चतुर्थांश में है ये? द्वितीय चतुर्थांश में। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया। सरल रेखा 5x धन 6y ऋण 7 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। चलो बन जाएगा ये, होमवर्क में रखें इसको। हेलो, बन जाए। इसको आपको y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, x का जो गुणांक होगा आपका प्रवणता और प्लस सी के फॉर्म में जो होगा वही अंतःखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न कि सत्य असत्य बताना है। x अक्ष और y अक्ष दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। सत्य है असत्य? सत्य। 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 इस प्रकार लंबवत होते हैं तभी हम 4 चतुर्थांश में डिवाइड हो पाता है ना, तो लंबवत होता है। और कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं? दोनों अक्ष कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, जिसको हम, बहुत बढ़िया, 0 0 कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से मूल बिंदु से बीच की दूरी दे दिया, कहाँ से? 2 5 से। ये आपका होमवर्क रखो इसको, है ना। फार्मूला फिर भी मैं एक बार लिख दूं, जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा पकड़ बनते जाएगा गणित को हल करने में। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 ऋण 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में स्थित होगा? बोले। चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो ये चौथा कोऑर्डिनेट में चला जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। सत्य या असत्य? सत्य। सत्य। सत्य है। नीचे आ जाओ। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, ये उसी साल पूछा गया सवाल है। सत्य। ये भी सत्य है ना। फिर भी एक बार हम लिख देते हैं, जब x अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होता है वो x0 जैसा दिखाई देता है, और जब वो y अक्ष पे स्थित होता है, ये x अक्ष है ना। तो रिपीट हो गया क्या सवाल? नहीं, कोई और सवाल पूछा गया होगा इसको। और y अक्ष पे जब स्थित होता है बिंदु तो वो 0 y जैसा होता है ना। ये बार बार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में रहे। कई बार ऐसा बिंदु दे देगा, अगर कह देता है कि x अक्ष पे y बिंदु क्या होगा तो आप लिख दिए, पता चला बिंदु दिया और आप उसको ध्यान नहीं दे पाए, तो बिंदु कैसे दिखेगा उसको भी आपको नोट करना है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ठीक, अगला है देखो बिंदु 0 5। ये देखो इसी में आ गया सवाल आपका, मैं ध्यान नहीं दे रहा था इसको। बिंदु 0 5 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? y अक्ष पर। y अक्ष पर स्थित है ना, क्योंकि x निर्देशांक आपको 0 दिया है, तो ये y अक्ष लिखना है आपको यहाँ पे। मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है, अभी देखे 0 0। बताओ, इससे और सरल क्वेश्चन चाहिए? मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा, ऐसे ही सरल ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। मूल बिंदु से 5 1 के बीच की दूरी, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए हैं। देखो क्वेश्चन का कितना रिपीट हुआ है। रिपीट ऐसा हुआ है कि अंक को भी सेम टू सेम दे दिए हैं, देखो, है ना। अभी निकाला है ना वर्गमूल 26 इकाई। हाँ 26 इकाई। ये आगे क्वेश्चन देखो, y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज होता है। y अक्ष में स्थित बिंदु कैसा होता है? 0 y टाइप का होता है, तो भुज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु 2 2 के बीच की दूरी।
अभी अभी वाला आया था क्या सवाल? अभी आया था आपके हाफ ईयरली में ये सवाल, देख लो। आप मूल बिंदु को ले लो 0 0, और ये इसको आप ले लो x2 y2, तो ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। फार्मूले में मान रखेंगे, फार्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान जब आप रखेंगे क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू 2, तो 2 ऋण 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू फिर से 2, तो 2 ऋण 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, वर्गमूल निकालने पे आ जाएगा 8। ऐसा वर्गमूल 8 वाला एक क्वेश्चन आया था ना आपके में अभी? नहीं अभी नहीं आया था शायद, कोई कोई और चीज है वो। तो ये 2 वर्गमूल 2 हो जाए, वर्गमूल 8 का मान 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया ये क्लियर हुआ? इसको हम कर यस देंगे सर। 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए वर्गमूल 2 में ही रहेगा ये। अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछने वाले का फिर से फेवरेट सवाल हो चुका है। प्रश्न नंबर 3, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कितना? 5 इकाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन के खत्म होने के करीब है हम लोग, है ना। 2 प्रश्नों के साथ ये सेशन आपको कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 52 क्वेश्चन हल किए आज। क्वेश्चन पूछा है, सरल रेखा x धन y बराबर 5 में रेखा की ढाल होगी। क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 करेंगे, x को दाईं ओर ले जाएंगे। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, बताओ कितना है? -1। -1। बहुत बढ़िया, चिन्ह सहित लेके चलना है, कोई गलती नहीं करना है। x का जो गुणांक होगा वही सरल रेखा की प्रवणता होती है, यदि वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो इस सरल रेखा में x का गुणांक ऋण 1 है, इसी को हम सरल रेखा की ढाल कहेंगे, प्रवणता कहेंगे। अगला सवाल है, बिंदु एक्स वाई की भुज x है, सत्य या असत्य? सत्य। तो हमारा सेशन जो है सत्य के साथ खत्म हो रहा है। ठीक है, यस सर। x वाली वैल्यू को हम भुज कहते हैं किसी भी निर्देशांक में, और y की जो वैल्यू होती है उसी को एक और नाम कहते हैं हम कोटि। और कोटि। यहाँ पे भुजा लिख दिया है। अब चूंकि अंशाल में क्या किए रहते हैं, क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसको वो लोग खुद टाइप किए रहते हैं, है ना, तो उसी में थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो बिंदु एक्स वाई की जो भुज है वो x है, तो आपको करेक्ट पढ़ना है। क्वेश्चन में भी यदि आ जाता है तो भुजा नहीं, उसको आपको भुज समझना है, क्योंकि बिंदु में भुजा तो होता ही नहीं है, या तो कोटि होगा या तो भुज होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, बताइए आज का सेशन कैसा था? अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मजा था। आता सर, हंसी में हंसी।